मिशन फ्री लीगल एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबके बीच आदरणीय सचिन द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, साथ ही आग्रह करता हूं कि क्लास का संचालन प्रारंभ करें। सर। धन्यवाद सर। हम सभी अभी पढ़ रहे थे कि जब दस्तावेजों को या चीजों को कोर्ट को अपने पास तक बुलानी है तो वो सर्च वारंट जारी कर सकता है, समन जारी कर सकता है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास ये पावर है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बिना सर्च वारंट की चीजों को सर्च करें। अब यदि मान लें कि जिन व्यक्तियों को सीआरपीसी ने अधिकृत किया है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस अधिकारी हो, उन व्यक्तियों ने अपनी जो संहिता बताती है, धारा 100 में नियम बताती है या धारा 165 में अतिरिक्त नियम बताती है, उन विशेष नियमों का पालन नहीं करते हैं। या जैसे कि माने आपका 94 कुछ ही मजिस्ट्रेटों को एम्पावर्ड करता है कि आप सर्च वारंट जारी कर सकते हैं और उनके अतिरिक्त कोई मजिस्ट्रेट जारी कर देता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा कि जहां पर संहिता ने अधिकार किसी एक पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को दिया है और एक अनधिकृत मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट जारी कर दिया। तो दो तीन परिस्थितियां ऐसी हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली परिस्थिति आती है कि जब हम देखें सेक्शन 94 निकाल लें। सेक्शन 94 कुछ ही मजिस्ट्रेटों को एम्पावर्ड करता है कि आप चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज या कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में अपराध करने का संदेह है, ऑब्जेक्शनेबल आइटम है, उनके बारे में वारंट जारी कर सकता है। तो 3 मजिस्ट्रेटों को 94 एम्पावर्ड करता है। किसको किसको? जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। अब मान लीजिए कि इनके अलावा किसी अन्य मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया, तहसीलदार ने जारी कर दिया, तहसीलदार को 94 एम्पावर्ड नहीं करता है, या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया, उसको एम्पावर्ड नहीं करता है। तो इस वारंट का क्या प्रभाव होगा? यदि अनधिकृत 94 में 3 मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है कि आप चुराई हुई संपत्ति या ऑब्जेक्शनेबल आइटम को सर्च कराने के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इन तीनों के अलावा किसी चौथे मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया जिसको कि 94 एम्पावर्ड नहीं करती है, तो फिर ऐसे वारंट का क्या प्रभाव होगा? क्या ये वारंट अनधिकृत हो जाएगा? इस वारंट के माध्यम से जो व्यक्ति कार्य करेगा वो इलीगल कहलाएगा। तो ये आपको उपाय देती है धारा 460 निकाल लें। 460 ये प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इसको जोड़ के पढ़ा रहे हैं। 460 देख लें। 460 कहती है कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती। और इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो यही है कि धारा 94 के अधीन यदि तलाशी वारंट अनधिकृत मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया है, मतलब इन 3 मजिस्ट्रेटों को जिनको 94 अधिकृत करती है, डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी, इन 3 को 94 ने अधिकार दिया है, इनके अलावा कोई मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जारी कर दे रहा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जारी कर दे रहा, तो इस वारंट का क्या प्रभाव होगा? ये जो इरेगुलरिटी हुई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे मामले पर? तो धारा 460 बताती है कि ऐसी अनियमितता का, ऐसी इरेगुलरिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई कार्यवाही दूषित नहीं होगी। तो ये पहली समस्या हो गई। दूसरी समस्या हमने पढ़ी थी कि आप पढ़े 93 जब कोई दस्तावेज या कोई वस्तु किसकी अभिरक्षा में है? डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में, डाक प्राधिकारी की या तार प्राधिकारी की कस्टडी में। और ऐसी दस्तावेज या ऐसी वस्तु को सर्च कराने के लिए वारंट जारी करने का पावर किसको है? 93 ने कहा कि सिर्फ डीएम को है और सीजेएम को है, दो ही लोगों को पावर है। यदि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है या कोई भी वस्तु है तो उस दस्तावेज या वस्तु को सर्च कराने के लिए वारंट जारी करने का पावर सिर्फ डीएम के पास है या सिर्फ सीजेएम के पास। अब मान लें कि एसडीएम ने जारी कर दिया या जेएमएफसी ने जारी कर दिया सर्च वारंट, तो इस सर्च वारंट का क्या प्रभाव होगा? तो फिर चले वापस 461 461 धारा 461 वो बताती है कि यदि इस तरह का वारंट अक्षम मजिस्ट्रेट ने जारी किया है तो उस वारंट का क्या प्रभाव होगा? तो 461 देखें। 461 कहती है कि इस तरह के वारंट के माध्यम से यदि कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही शून्य होगी, वाइड होगी,
देखिए वहां पर कह रहा था कि जब 94 में कंपिटेंट मजिस्ट्रेट है और उसके अलावा किसी दूसरे मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया है तो कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन 93 में यदि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है तो उस दस्तावेज के लिए सर्च वारंट जारी करने का पावर सिर्फ डीएम को है या सिर्फ सीजीएम को है, उनके अलावा किसी को नहीं है। मान लीजिए इनके अलावा किसी मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट जारी कर दिया तो फिर धारा 461 कहती है कि ऐसी कार्यवाही वाइड होगी। यदि ऐसे वारंट के आधार पर कोई कार्यवाही करता है तो वो वाइड होगी, वो शून्य होगी। तो दो परिस्थितियां ये बताई गई हैं, तो ये दोनों को ध्यान रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और प्रैक्टिकली जब आप काम करें तब भी महत्वपूर्ण है। अब ये तो मजिस्ट्रेटों की बात हो गई। अब चले आते हैं पुलिस ऑफिसर्स पर। हमने पढ़ा कि 153 में थाना इंचार्ज को पावर है कि वो फॉल्स वेट के इंस्ट्रूमेंट है या मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट है उनको जब्त करने के लिए सर्च कर सकता है। तो किस अधिकारी की बात हो रही है 153 में? थाना इंचार्ज, सिर्फ पुलिस अधिकारी जो थाने का भार साधक अधिकारी है। 165 किसको इंपावर्ड कर रहा है? थाना इंचार्ज को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, दो लोगों को। जो 166 किसको इंपावर्ड कर रहा है? थाना इंचार्ज को और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। इनके अलावा किसी को यह पावर नहीं है कि वो बिना वारंट के सर्च करें। अब मान लीजिए कि इनके अलावा किसी पुलिस अधिकारी ने बिना वारंट के सर्च कर दिया तो ऐसी सर्च का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माना जाएगा कि ये इलीगल है। ऐसी सर्च ऐसा पुलिस अधिकारी ने बिना लॉफुल अथॉरिटी के काम किया है। इन अधिकारियों को ही सिर्फ पावर है कि ये बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं और उन धाराओं में बताई गई परिस्थितियों में ही सर्च करेंगे। तो ये पुलिस अधिकारियों के संबंध में ध्यान करें, वो अक्षम मजिस्ट्रेट था। इनकम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जब वारंट जारी करता है, दो अलग अलग धाराओं में उनके प्रावधान थे कि उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारा 460 और 461 उस प्रभाव की बात करती है। जब अनकम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के काम कर देता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उस कार्यवाही को माना जाएगा कि उसने इलीगल कार्यवाही की है और बिना लॉफुल अथॉरिटी की कार्यवाही की है। तीसरी परिस्थिति आती है कि जब बताया गया कि धारा 100 में कुछ नियम बताए गए कि आप जब वारंट के अधीन सर्च करने जाएं तो इन नियमों का पालन करेंगे। 165 में कुछ अतिरिक्त कंडीशन बताई गई कि जब पुलिस ऑफिसर्स को बिना वारंट के सर्च करना है तो उसे कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए कि इन नियमों का, धारा 100 में बताए गए नियमों का या धारा 165 या 166 में बताए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति सर्च करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अभी हम अक्षमता की बात कर रहे थे, जब अक्षम पुलिस अधिकारी हो या अक्षम मजिस्ट्रेट हो उसकी बात कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं कि जो धारा 100 में प्रोसीजर बताई गई है उस प्रोसीजर का आप उल्लंघन करते हैं, या धारा 165 में या 166 में जो विशेष सावधानी बरतने की बात की गई है, एक एडिशनल प्रोसीजर बताई गई है, उस एडिशनल प्रोसीजर का आप उल्लंघन करते हैं और फिर क्या करते हैं, कहीं सर्च करते हैं और चीजों को सीज करते हैं। तब ऐसे सर्च और सीजर पर क्या प्रभाव पड़ेगा सीआरपीसी के हिसाब से? तो धारा 465 सीआरपीसी की धारा 465 कहती है कि यदि ऐसे सर्च और सीजर से एक्यूज्ड के प्रति प्रिजुडाइस काज नहीं हुआ है, अभियुक्त को विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा अभियुक्त पर, उसके प्रति उसके जो उसका डिफेंस का अधिकार है उस डिफेंस के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर ऐसे सर्च और सीजर के आधार पर भले वो धारा 100 में बताए गए नियमों का पालन करते हुए की गई है, धारा 165 में बताए गए नियमों का पालन करते हुए की गई है, उनका पालन नहीं किया गया है, उसके बावजूद ऐसे सर्च और सीजर के आधार पर कार्यवाही विसिएट नहीं होगी। ध्यान रखें, तो ऐसे सर्च और सीजर जो धारा 100 का उल्लंघन करते हुए की गई है, 165 का उल्लंघन करते हुए की गई है, उस सर्च और सीजर का प्रभाव क्या पड़ेगा? तो पहला प्रभाव आप लिख लें कि अब कोर्ट भले उस सर्च के माध्यम से कोई दस्तावेज बरामद हो गई या कोई आर्टिकल बरामद हो गया, उस आर्टिकल या दस्तावेज को जब बतौर साक्ष्य के रूप में विवेचना करेगी तो कम महत्व देगी। अब यहां पर थोड़ा सा उसका महत्व कम हो गया, अब कोर्ट बड़ी सावधान रहेगी उसकी एविडेंशियल वैल्यू को नापने के प्रति। पहला प्रभाव ये विपरीत प्रभाव पड़ गया।
कि आपने यदि धारा 100 का पालन नहीं किया और यद्यपि आपने चीजें सीज कर ली सर्च करके, फिर भी अब पुलिस ऑफिसर द्वारा या प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किया गया ऐसा साक्ष्य जो धारा 100 का वायलेशन करके जब्त किया गया है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। दूसरा कि जिस व्यक्ति के घर में आप प्रवेश कर रहे हैं बिना सर्च वारंट है आपके पास या बिना सर्च वारंट के आपके पास प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन आपने धारा 100 में बताई गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया और आप प्रवेश कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के घर में आप प्रवेश कर रहे हैं कानून ये उसको अधिकार देता है कि वो ऐसे प्रवेश के प्रति अवरोध जता सके। अदरवाइज उसको किसी प्रकार का बाधा या अवरोध डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब वारंट के अधीन काम करने वाला ऑफिसर या बिना वारंट के अधीन काम करने के लिए सक्षम पुलिस ऑफिसर धारा 100 की प्रक्रिया का वायलेशन कर रहा है, तो जिस व्यक्ति के घर में वो प्रवेश कर रहा है, सर्च करने जा रहा है, उस व्यक्ति को कानून ये अनुमति देती है कि आप ऐसे प्रवेश को बाधित कर सकते हैं। तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? तीसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि ऐसे पुलिस ऑफिसर से उस घर का जो ऑक्यूपायर है या जो भी व्यक्ति है जिसको उस पर अधिकार है वो पुलिस ऑफिसर से सिविल डैमेज कंपनसेशन भी मांग सकता है और ऐसे पुलिस ऑफिसर को देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इस आधार पर कि पुलिस ने धारा 100 या धारा 165 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, बरामद कोई वस्तु अपने आप में खत्म नहीं हो जाती कि पुलिस ने धारा 100 का पालन नहीं किया था, ये कागज वहां से जब्त करना है। तो सिर्फ इस आधार पर उस कागज में जो तथ्य लिखे हुए हैं वो समाप्त नहीं हो जाते। सिर्फ प्रभाव क्या पड़ता है कि अब कोर्ट उस कागज में लिखे तथ्यों को उतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी जितनी आसानी से वो तब स्वीकार करती जब आप धारा 100 का पालन करके आते। दूसरा कि जो पुलिस ऑफिसर या जो भी व्यक्ति वारंट के निष्पादन में काम कर रहा है, यदि उसने धारा 100 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है तो उस घर के अधिभोगी को जिसके यहाँ सर्च करने गया है एक अधिकार दे देता है कानून कि आप रिटेलिएट कर सकते हैं, कि ऐसे घर के स्वामी को या अधिभोगी को यह भी पावर देता है कानून कि आप ऐसे पुलिस ऑफिसर से सिविल सूट दायर करके डैमेज भी वसूलें, कंपनसेशन प्राप्त करें। तो ये प्रभाव पड़ते हैं आपके कि जब बिना आप अनुमति बिना प्रोसीजर का वायलेशन करके या अनकम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्च वारंट प्राप्त करके या अनकम्पिटेंट पुलिस अधिकारी द्वारा सर्च किया जा रहा है, तो क्या प्रभाव आपके ऐसे सर्च पर पड़ते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा प्रावधान जो महत्वपूर्ण है सर्च के साथ साथ पढ़ना है, वो है सीजर, जब्ती। तो हम जब देखें कि हमने जो जो प्रावधान अभी पढ़े हैं, 93 पढ़ा हमने, 94 पढ़ा, 95 और 97, और उसी के साथ पढ़ा 165, 166 और 153। तो देखें कि जब आप 93 पढ़ें तो 93 के साथ हमने आपसे पहले भी एक निवेदन किया था कि फॉर्म नंबर 10 पढ़ें। जब धारा 93 पढ़ें तो 93 के साथ हमें द्वितीय अनुसूची की सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 10 को भी पढ़ना। जो फॉर्म नंबर 10 देखें तो फॉर्म नंबर 10 कहता है, फॉर्म नंबर 10 निकाल लें, वो 3 पैरा में है, तो उसका तीसरा पैरा देखें। तीसरा पैरा देखें, जब 93 को फॉर्म नंबर 10 के पास साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर सर्च के साथ साथ सीजर का भी प्रावधान किया जा रहा है। अदरवाइज आप 93 पढ़ें तो वहां पर लगेगा कि सीजर का प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए 93 के साथ फॉर्म नंबर 10 को भी पढ़ें। अब फॉर्म नंबर 10 में लिखा हुआ है, हम वो आपको ऑपरेटिंग पार्ट सिर्फ बता रहे हैं कि तलाशी लें और यदि यह पाई जाए तो उसे तुरंत इस न्यायालय के समक्ष पेश करें। दो चीजें आदेशित की जा रही हैं। फॉर्म नंबर 10 में जो सर्च वारंट जारी हो रहा है उसमें दो चीजें कही जा रही हैं कि तलाशी लें और यदि वारंट में स्पेसिफाइड चीज वहां पर पाई जाती है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करें। अब जब पेश करेंगे तो पहले सीज करेंगे, तब तो कोर्ट तक लेके आएंगे। तो यहां पर सीजर का भी प्रावधान है 93 में। यद्यपि जब आप उसको डायरेक्ट पढ़ें तो वहां पर सिर्फ लगता है कि सर्च के लिए बात कर रही है, लेकिन जब 93 के साथ फॉर्म नंबर 10 पढ़ें तो वहां पर आपको यह भी पता चलेगा कि सिर्फ सर्च का नहीं, सीजर का भी अधिकार दिया जा रहा। इसी तरह 94 के साथ फॉर्म नंबर 11 पढ़ें, तो 94 के साथ जब आप फॉर्म नंबर 11 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि
कूटरचित दस्तावेजों, कूटकृत स्टाम्पों, मुद्राओं, कूटकृत सिक्कों, करेंसी नोटों को अभिग्रहित करें और अपने कब्जे में ले लें। 94 का जो सर्च वारंट जारी हुआ वो फॉर्म नंबर 11 के हिसाब से जारी होगा, और उस फॉर्म नंबर 11 के आदेश में कोर्ट ने लिखा है कि ऐसी चीजों को तलाश करें और अभिग्रहित कर लें, सीज कर लें। तो सीज के प्रावधान आपके यहीं पर 93 वाला सीज का प्रावधान कहां मिलेगा आपको? फॉर्म नंबर 10 में। जब 94 का सर्च वारंट है तो उसके साथ सीज का भी प्रावधान है, चीजों को जब्त करने का भी प्रावधान है, वो आपको पता चलता है फॉर्म नंबर 11 से। अब दो धाराएं और थी जो आपको अधिकृत करती थी कि आप कहीं पर सर्च कर पाए। तो एक धारा थी 95। तो 95 में स्पष्ट लिख दिया गया है, 95 में स्पष्ट लिखा गया है कि जब राज्य सरकार ने ऐसी उद्घोषणा कर दी कि ऑब्जेक्शनेबल कोई आइटम है या इन धाराओं के अपराध को कोई विहित करने वाली किताब है, वो कि समापहरण कर लें, सीज कर लें। ठीक, पुलिस ऑफिसर में सीज, जैसे ही सरकार ने घोषणा कर दी तो पुलिस अधिकारी को यह पावर आ गया कि वो सीज कर ले। तो यहां पर भी देखिए जो वारंट जारी हो रहा है उसमें सर्च और सीज दोनों का प्रावधान है। इसी तरह जब हम देखें 165 देखें या 153 देखें तो हर उस मामले में तलाशी करे पुलिस ऑफिसर और लिखा हुआ है कि चीजें जो बरामद हो उसको सीज करे। तो यहां तो ठीक था कि पुलिस सर्च वारंट जारी हुआ या पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के काम कर रहा है तो उसको सर्च और सीजर का प्रावधान वहीं पर मिल गया। अब मान लें ऐसी परिस्थिति है कि पुलिस ऑफिसर को बताया गया कि आप ये पुस्तक उस मकान से सीज करके ले आए, स्थान बता दिया गया और वस्तु बता दी गई। अब जब पुलिस ऑफिसर उस मकान में गया तो उसको वहां पर गांजा भी मिल गया, या मान ले चोरी की कोई प्रॉपर्टी मिल गई, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? देख के वापस चलाएगा? सर्च वारंट ने तो सिर्फ उसको क्या कहा था, एक पर्टिकुलर चीज लाने के लिए कहा था कि आप इस मकान में जाएं और इस मकान में ये चीज रखी हुई है उसको लेके चले आए, सर्च वारंट ने। अब जब पुलिस ऑफिसर गया तो उसको उस मकान में कुछ और चीजें मिल रही हैं और उन चीजों के बारे में उसे लगता है कि या तो ये चोरी की संपत्ति है, या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसी प्रॉपर्टी के ये किसी अपराध की विषय वस्तु है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करे? देख के चलाए वापस? नहीं, धारा 102 उसको ये पावर देती है कि यद्यपि आपको इस वस्तु के लिए सर्च वारंट प्राप्त नहीं हुआ था, यद्यपि आप 165 या 166 के तहत बिना सर्च वारंट के तलाशी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, लेकिन आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपके सामने कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो आपको लगता है कि चोरी की प्रॉपर्टी है, या आपको लगता है कि ये कोई ऐसी वस्तु है जिसके साथ कोई अपराध किया गया है या अपराध में प्रयोग की गई है, तो धारा 102 आपको ये पावर देती है। सर्च वारंट और 165 से इतर, सर्च वारंट और 165 के प्रावधानों में हमने बताया कि वहीं पर सीज करने का अधिकार आपको दे दिया गया है। सर्च वारंट और 165 या 166 153 से इतर प्रावधान है किसी चीज को सीज करने के, वो दिए हुए हैं 102 में। 102 कहती है कि कोई पुलिस अधिकारी, देखिए यहां पर वर्ग नहीं बता रहा, सीनियर पुलिस अधिकारी, जूनियर पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी है और उस पुलिस अधिकारी को कोई ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में सूचना मिलती है या ऐसी प्रॉपर्टी को देखता है जिसके बारे में संदेह है। क्या संदेह है? कि ये चुराई हुई संपत्ति है। कोई भी पुलिस ऑफिसर है और उस पुलिस ऑफिसर को यह संदेह है कि ये चुराई हुई संपत्ति है, या उसको जिन परिस्थितियों में उस प्रॉपर्टी को या वस्तु को या दस्तावेज को वो पाता है उसके आधार पर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि कोई अपराध किया गया है। जिन परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को पाता है तो पहली चीज उसको लगता है कि ये चोरी की विषय वस्तु है तो वो सीज कर सकता है। दूसरा, जिन परिस्थितियों में वो वस्तु पड़ी हुई है उससे लगता है कि कोई अपराध किया गया है। जैसे आप समझे कि नदी के किनारे खून से लथपथ एक तलवार पड़ी हुई है, तो खून से लथपथ एक तलवार पड़ी हुई है तो हो सकता है कि ये किसी अपराध में प्रयोग लाई गई हो। तो वही कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स को 102 के तहत यदि ऐसा लगता है कि जिन परिस्थितियों में ये वस्तु पड़ी हुई है तो ये इससे किसी अपराध का कनेक्शन है, तो पुलिस ऑफिसर ऐसी वस्तु को सीज कर सकता है धारा 102 के तहत।
या पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि ये वस्तु चोरी की संपत्ति हो सकती है, तो भी वो सीज कर सकता है। अब देखिए, ना तो वो यहां सर्च वारंट के अधीन काम कर रहा था, ना 165 या 166 या 153 के अधिकार के अधीन काम कर रहा था। कोई भी पुलिस ऑफिसर है, यदि उसके सामने ये परिस्थितियां आती हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। एक इसमें शब्द लिखा हुआ, देखिए, हमने जब अपराधों का वर्गीकरण पढ़ा था तो दो अपराध पढ़े थे, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। तो क्या पुलिस ऑफिसर्स, यहां पर अपराध लिखा हुआ कोई किसी अपराध, एनी ऑफेंस, तो क्या पुलिस ऑफिसर्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित हो सकती है वस्तु, फिर भी उसको सीज कर सकता है? तो ध्यान रखिए, यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाए किसी अपराध शब्द आए तो किसी अपराध ही लिखना है। और यदि आप समझना चाहें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया है कि यहां पर किसी अपराध का मतलब ऐसा नहीं है कि आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी चीजों को जब्त कर लें, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि वहां पर पुलिस को विवेचना करने का पावर ही नहीं है, पुलिस उसमें आगे कुछ कर ही नहीं सकती है, सिर्फ 155 की एनसीआर लेखबद्ध करेगी, उसके बाद पुलिस का काम खत्म। तो जब पुलिस विवेचना नहीं कर सकती है तो पुलिस ऐसी चीजों को क्यों जब्त करेगी जो एनसीआर को प्रकट करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रकट करते हैं? तो परीक्षा के दृष्टिकोण को जाना है, और यदि आप समझना चाहें तो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर जो किसी अपराध लिखा हुआ है, किसी अपराध का मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी चीजों को सीज कर ले। यहां पर किसी अपराध का मतलब है कि जो आपका जिन अपराधों में पुलिस विवेचना करने के लिए सक्षम है, उन्हीं अपराधों से संबंधित चीज को 102 के तहत सीज करना। हम आपको बता देते हैं, केस लॉ लिख लें, नेमी चंद्र जैन वर्सेज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, नेमी चंद्र जैन वर्सेज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम 1963। इसमें स्पष्ट किया गया कि जो पुलिस को 102 के तहत वाइड पावर दिया गया है, तो उस वाइड पावर का उपयोग ऐसा नहीं है कि एनसीआर के मामलों में भी करें, सिर्फ आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामलों में ही करना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से किसी अपराध को ध्यान रखिएगा, ठीक। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप आंसर लिखें, आपसे कभी 102 के बारे में मेंस में लिखें, तो फिर इस केस लॉ के माध्यम से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। नेमी चंद जैन वर्सेज सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम 1963। अब एक शब्द और आ रहा बार बार, सीज करना। तो सीज करने से आप क्या समझते हैं? तो सीज करने से मतलब है कि फिजिकल पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, मतलब सीज करने का मतलब है कि ये बंदूक मान लीजिए पुलिस को मिली, तो सीज करने का मतलब है कि पुलिस ने एक्चुअली उसको अपने पोजीशन में ले लिया और फिजिकली पोजीशन में ले लिया, ठीक। एक्चुअली और फिजिकली दोनों तरह का पोजीशन जब पुलिस ले लेती है तो उसी को कहा जाता है कि सीज कर लिया। तो ये आपके सीजर का प्रावधान है, और सीजर का प्रावधान कैसे, ये जो सर्च वारंट या 165 और 166 153 के अधीन सीजर है उससे थोड़ा सा ज्यादा वाइडर, वहां पर लिमिटेड स्कोप है कि जिस चीज को सीज करने के लिए कहा गया उसी चीज को सीज करना है, जिस पुलिस अधिकारी को अधिकृत किया गया है वही पुलिस अधिकारी सीज कर सकता है। लेकिन 102 वाइडर स्कोप दे देती है सीजर की पुलिस अधिकारी को, कि कोई भी पुलिस अधिकारी हो, यदि उसको लगता है कि जो प्रॉपर्टी उसके सामने पड़ी हुई है वो चोरी से संबंधित है तो सीज कर सकता है, जो प्रॉपर्टी उसके सामने पड़ी हुई है वो किसी अपराध से संबंधित है तो पुलिस अधिकारी सीज कर सकता है। अब चूंकि हमने देखा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को यह पावर देती है 102 कि आप सीज कर सकते हैं, तो यदि सीज करने वाला अधिकारी थाने के भारसाधक अधिकारी, थाना इंचार्ज से बिलो रैंक का, तो फिर ऐसे पुलिस अधिकारी को क्या करना पड़ेगा? तो अभिग्रहण की रिपोर्ट अपने थाने के इंचार्ज को तत्काल देनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कि यदि हमने पढ़ा 102 में कि कोई भी पुलिस अधिकारी सीजर कर सकता है, तो यदि थाना इंचार्ज है तब तो ठीक है, उसको आगे रिपोर्टिंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन थाना अधिकारी से अदर कोई पुलिस का ऑफिसर है जो थाने में मान ले 25 लोग काम कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी यदि सीज कर रहा है 102 के तहत तो ठीक है। यदि थाने में बाकी 24 लोग सीज कर रहे हैं 102 के पावर का उपयोग करके, तो उनको क्या करना पड़ेगा? थाना इंचार्ज को ऐसे सीजर की तत्काल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। पहली जिम्मेदारी आ गई।
दूसरी जिम्मेदारी क्या है कि जिस पुलिस अधिकारी ने 102 की उपधारा 1 का उपयोग करके चीजों को सीज किया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भी तुरंत रिपोर्ट करे। तो 2 जगह रिपोर्टिंग करनी है उसको। यदि थाना प्रभारी है तब नहीं, थाना प्रभारी से इतर है, थाना प्रभारी को भी मजिस्ट्रेट को तो बताना ही पड़ेगा। और यदि थाना प्रभारी से अलग कोई अधिकारी है और वो 102 का पावर का उपयोग करके सीज करता है, तो पहली ड्यूटी है कि थाने प्रभारी को आप रिपोर्ट दें ऐसे सीजर की, और उसी के साथ साथ आपको अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भी ऐसे अभिग्रहण सीजर की रिपोर्ट देनी है। अब सीजर की रिपोर्ट देनी है और चीजों को कोर्ट के सामने पेश भी करना हो। जब आप वारंट पढ़ रहे थे तो वहां पर था पेश भी करें, तो पेश भी करना है। तो 3 परिस्थितियां हैं कि 3 परिस्थितियों में 102 के तहत वो पुलिस अधिकारी जो चीजों को सीज करता है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो चीजों को कोर्ट के सामने लेकर जाए भी, पेश करने से छूट मिल जाती है। कब कब? पहली चीज कि जिस चीज को सीज किया गया है वो इस नेचर की है कि उसको आसानी से न्यायालय तक नहीं लेके जाया जा सकता, सुगमता से न्यायालय तक लेके नहीं जाया जा सकता, इस नेचर की है। या कैसी है कि वो इस नेचर की है कि उसको एक्चुअल पोजीशन में लगातार रखने में बड़ी कठिनाई होगी, एक्चुअल पोजीशन में लगातार रखने में बड़ी कठिनाई होगी। तीसरी परिस्थिति है कि पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि अपराध के अन्वेषण के लिए यह जरूरी नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को हम अपने पास लगातार रखें। तो इन 3 परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस संपत्ति को कोर्ट के पास तक लेके जाए। अदरवाइज उसको जो उसने सीज किया है वो कोर्ट के पास रिपोर्ट और वो प्रॉपर्टी लेके जानी पड़ेगी। 3 परिस्थितियां हैं जब उसको छूट मिल जाती है 102 के तहत जब काम करे कि आपको जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट के पास प्रॉपर्टी को लेके जाएं। ये प्रश्न आता परीक्षा में। 3 परिस्थितियां, ये तीनों परिस्थितियां ध्यान रखिएगा। पहली कि वो वस्तु जो जब्त की गई है इस नेचर की है कि उसको आप आसानी से कोर्ट तक लेके नहीं जा सकते हैं। दूसरी परिस्थिति है कि ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई है। ठीक, मतलब जो संपत्ति को आपने जब्त किया है उसको प्रॉपर रखरखाव चाहिए और पुलिस ऑफिसर्स के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो प्रॉपर रखरखाव कर पाए। तीसरी परिस्थिति है कि पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि जो अन्वेषण वो कर रहा है उस अन्वेषण के लिए जरूरी नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को लगातार पोजीशन में रखा जाए। इन 3 परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर्स क्या करेगा? जिस प्रॉपर्टी को उसने सीज किया है किसी भी व्यक्ति को सुपुर्द कर सकता है और ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा करेगा कि आप एक बांड भर दीजिए कि बांड में यह लिखिए कि जब भी न्यायालय इस प्रॉपर्टी को या इस वस्तु को मंगाएगा तो आप न्यायालय के सामने पेश करेंगे। सामान्य नियम है कि पुलिस ऑफिसर्स को जब्त चीज कोर्ट के सामने लेके जानी है और एक रिपोर्ट भी देनी है। 3 परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर्स को छूट मिल जाती है कि वो यदि इन परिस्थितियों में चीजें आ रही हैं तो कोर्ट के सामने ना लेके जाए और यदि चाहे तो एक बॉन्ड भरा ले, किसी व्यक्ति को कस्टडी में दे दे, किसी व्यक्ति को सुपुर्द कर दे और जिस व्यक्ति को ऐसी चीजें दे रहा है उससे एक बॉन्ड भरा ले। बॉन्ड किस लिए भरा है कि जब कभी भी न्यायालय द्वारा इस चीज को मंगाया जाएगा तो ये बॉन्ड भरने वाला व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी की अभिरक्षा प्राप्त की है वो न्यायालय के सामने इस प्रॉपर्टी को लेके हाजिर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आता परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। तीनों परिस्थिति पूछता है और ये आपका पुलिस ऑफिसर्स की क्रम पूछता है कि किस अधिकारी को 102 में पावर है और रिपोर्टिंग कहां कहां करेगा। तो थाना प्रभारी है तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्टिंग करेगा और यदि थाना प्रभारी के नीचे का ऑफिसर है तो थाना प्रभारी को भी रिपोर्टिंग करेगा और मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्टिंग करेगा सीजर की। अब आ जाए एक परंतुक, ये 2005 में जोड़ा गया। 2005 में एक परंतुक जोड़ा गया कि ऐसे नेचर की वस्तु है कि नेचुरली और स्पीडली वो डिके हो जाती है। जो वस्तु आपने जब्त की है वो इस नेचर की है कि बड़ी तेजी से, और उसकी प्रकृति है कि वो क्षयशील है, डिके नेचर की। तो इस प्रॉपर्टी को आपने जब्त कर लिया पुलिस ऑफिसर ने 102 के तहत। अब क्या करेगा वो? तो जब्त कर लिया और जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति अज्ञात है, अननोन है, पुलिस को नहीं पता कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, या पुलिस को पता है कि ये रामलाल की प्रॉपर्टी है लेकिन रामलाल का ही पता नहीं है कि रामलाल कहां। तो अब क्या करे पुलिस?
ये प्रॉपर्टी तो 3 दिन में खराब हो जाएगी। पुलिस ने मान लीजिए कि एक टमाटर का एक ट्रक जब्त कर लिया, उसे लगा कि ये टमाटर का ट्रक चोरी का है। अब टमाटर कितने दिन चलेगा? 5वें 6ठे दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति है, स्पीडली और नेचुरली वो डिके हो जाएगा 5-6 दिन में। तो पुलिस ऑफिसर क्या करे? इस एक ट्रक टमाटर का क्या करे? उसने पता किया तो उसका पता, मालिक का भी पता नहीं चल रहा कि किसका टमाटर है, या मालिक का पता चल गया लेकिन अब पता चल गया कि ए नाम के व्यक्ति का ये टमाटर है, लेकिन ए नाम का व्यक्ति नहीं मिल रहा। अब तो क्या करें? 4-5 दिन का ही टाइम है, 4-5 दिन में यदि इसको नहीं बेचा गया तो ये सड़ जाएगा। तो फिर वहां पर पुलिस को पावर देता है कि यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो यदि संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है, पहली शर्त आ गई कि आप उसको डिस्पोज तो कर सकते हैं, पर पहली शर्त है कि यदि संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है, तो पुलिस के अधीक्षक, सुप्रिंटेंडेंट स्तर के अधिकारी को यह पावर देता है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को नीलाम द्वारा विक्रय करा दे। आपने जिस प्रॉपर्टी को जमा किया उसका ये नेचर था या कि वो स्पीडली और नेचुरली डिके हो जाती है। आपने कोशिश की, पता नहीं चला पुलिस ऑफिसर्स को कि इसका मालिक कौन है, या पता चल गया कि मालिक ये है लेकिन अब मालिक अनुपस्थित है, और उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है कितना है? 500 रुपए है। तो फिर पुलिस के अधीक्षक स्तर का, पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी नीलामी द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी का, ऐसे टमाटर का विक्रय कर सकता है, और जो नीलामी पर जो पैसा आएगा उस पैसे का फिर आगे 457 और 458 हम पढ़ेंगे, तो 457 और 458 में बताए गए तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए समझिएगा कि प्रॉपर्टी का नेचर यदि कैसा है, नेचुरली और स्पीडली डिके होने वाला है, और पुलिस ने ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक मिल नहीं रहा है, अननोन है, या पता चल गया मालिक का लेकिन मालिक अनुपस्थित है। तो यदि ऐसी प्रॉपर्टी का मूल्य 500 रुपए से कम है तो पुलिस का अधीक्षक स्तर का अधिकारी, जिला पुलिस बल का अधीक्षक, उसको यह पावर देती है 102 का प्रोविजो कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को नीलामी के माध्यम से बेच सकता है। अब जब बेच दिया तो बेचने में जो पैसे मिल गए उस पैसे का क्या करेंगे? उसको हम आगे 457 और 458 दो धाराएं पढ़ेंगे, तो उसमें जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से इस रुपए को प्रोसीड किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 102 परीक्षा के दृष्टिकोण से। और नेचुरली जब आप पुलिस को इंट्रोगेशन करें, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन करें आप, या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो तो आपको पुलिस के काम को स्क्रूटनाइज करना हो, या जज हो आप तो चीजों को डिसाइड करना हो, तो 102 समझना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं 104 कि जो चीजें आई कोर्ट के पास जब्त होके, या दस्तावेज आया या कोई चीज आई, और कोर्ट को लगता है कि इस दस्तावेज या चीज को इंपाउंड कराना जरूरी है, तो कोर्ट उस दस्तावेज या चीज को इंपाउंड कराने के लिए आदेश दे सकता, परिबद्ध कर सकता। सिर्फ इंपाउंड कराने का जो पावर है कोर्ट के पास वो 104 के तहत है। जो भी चीजें जब्त की गई, चाहे सर्च वारंट में, चाहे 165 के तहत, चाहे 102 के तहत, यदि जब चीजें कोर्ट के पास आई तो कोर्ट को लगता है कि इसको इंपाउंड कराना जरूरी है, तो 104 के तहत कोर्ट को यह पावर है कि वो ऐसी दस्तावेज या चीजों को इंपाउंड करा सकता है। 105 आप सिर्फ ऐसा इसको देख लें कि व्यतिकारी व्यवस्था दी गई है। अध्याय 7A भी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ये प्रैक्टिकली उपयोग में आता है, ना ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जो आपके सर्च से संबंधित प्रावधान थे, सीजर से संबंधित प्रावधान थे, और जो कोर्ट को सर्च और सीजर के बाद पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों के बारे में बता दिया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, जो सीआरपीसी का सबसे आकर्षक और सबसे रोचक हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आपको आज ब्रीफ बता देते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, बाकी जो उसके प्रावधान है वो अगले सेशन में चालू करेंगे, ताकि शुरुआत से थोड़ा सा आकर्षक बना रहे। तो हम आपको परिचय दे देते हैं। आपने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा पढ़ी होगी, परिभाषा खंड में 2H, धारा 2H वो इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा बताती है। तो देखिए क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्यों होता है और कौन करता है। 3 चीजें हैं 2H में कि
ये आपका 2H। हाँ, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक, तो क्यों होता है इन्वेस्टिगेशन, क्या उद्देश्य है इन्वेस्टिगेशन का? तो इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कौन कंडक्ट करता है, कौन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस ऑफिसर्स कर सकता है। प्रिंसिपल एजेंसी है जो अपने यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो भारत का, तो उसमें जो प्रिंसिपल एजेंसी है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन करने की, वो कौन है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। पर क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को अथॉराइज कर दिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है। तो 2H की परिभाषा से हमें दो चीजें समझने को मिलती हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इस संहिता के अधीन जितनी भी काम आप कलेक्शन ऑफ एविडेंस के नेचर से कर रहे हैं, वो सारा इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। कौन कर सकता है? तो पुलिस ऑफिसर इन जनरली इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर कर सकता है? नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के अलावा ऐसा भी व्यक्ति कर सकता है जिसको कि मजिस्ट्रेट ने एम्पावर्ड कर दिया हो, मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर दिया हो कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं धारा 156। तो पुलिस का कौन सा ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो ध्यान रखें कि पुलिस का थाने का जो इंचार्ज है 156, उसी को ये पावर देती है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब थाना इंचार्ज अपनी सुविधा से इन्वेस्टिगेशन को दूसरे अपने सबऑर्डिनेट में बांटता रहता है, पर 156 जो सीधे पावर देती है वो किसको देती है? थाना इंचार्ज को, कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी कर सकता है, तो ये कहां मिलेगा हमें? तो मान लीजिए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, कोई भी ऑफेंस था, पुलिस के पास आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना लेके गए। पुलिस की ये ड्यूटी है कि उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को पुलिस 154 के तहत रिकॉर्ड करती और उसमें इन्वेस्टिगेशन करती। पुलिस की जिम्मेदारी थी। अब पुलिस कई कारणों से, मान लीजिए कुछ भी कारण रहा, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो आप क्या करेंगे? हमने जब शुरुआत में भी पढ़ा था तो देखा था कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के दो चैनल थे। एक तो आप पुलिस के पास जाएं, वहां से इन्वेस्टिगेशन कराएं। दूसरा चैनल था कि हम चले जाएं सीधे कहां? मजिस्ट्रेट के पास। धारा 200 का परिवाद लेके मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, तो मजिस्ट्रेट हमारे परिवाद के आधार पर कॉग्निजेंस लेगा चीजों का और फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी चालू कर देगा। तो जब 202 निकालें, धारा 202 देखें, तो 202 में देखें कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मजिस्ट्रेट अब जो इंक्वायरी कर रहा है, तो अपनी इंक्वायरी को आसान बनाने के लिए वो चीजें इन्वेस्टिगेट करा सकता है। तो किससे करा सकता है? देखें 202 में देखें कि यदि वह ठीक समझे पुलिस अधिकारी द्वारा। 202 का जो पहला पैरा है, पहले पैरे की सबसे अंतिम वाली लाइन पढ़ें कि मजिस्ट्रेट मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा वह जिसको ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है। तो ये जहां 2H में आपका लिखा हुआ है कि अन्य व्यक्ति, और अन्य व्यक्ति को कहां पर इंपावर्ड किया जा रहा है, कहां शक्ति दी जा रही है, तो वो देखें जब प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट के पास गई और कोर्ट उस प्राइवेट कंप्लेंट में इंक्वायरी चालू कर दे रहा है, तो उसके पास पावर है, कोर्ट के पास, कि या तो वो पुलिस अधिकारी से अन्वेषण करा ले या फिर वो अन्य व्यक्ति से भी अन्वेषण करा सकता है। तो यही जो आपको 2H में लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी तो आपको इधर 156 से मिल जाएगा अन्वेषण करते हुए, अन्य व्यक्ति कहां पर मिलेगा? तो अन्य व्यक्ति आपको मिलेगा 202 में, जब मजिस्ट्रेट उसको एम्पावर्ड करता है तब अन्य व्यक्ति अन्वेषण करता है। अब जब अन्वेषण होगा तो अन्वेषण में पुलिस अधिकारी को क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहली चीज पुलिस अधिकारी करता है कि वो स्पॉट इंस्पेक्शन पर जाता है। जहां पर अपराध हुआ है, सबसे पहला काम उसका है कि स्पॉट पर जाए और स्पॉट का इंस्पेक्शन करे। दूसरा काम है कि स्पॉट पर यदि चीजें पाई जाती हैं तो आपने पढ़ा ही कि वो सीज कर सकता है, तो चीजों को सीज कर लेगा। धारा 160 का प्रावधान हम पढ़ेंगे आगे। तो धारा 160 पुलिस अधिकारी को यह पावर देती है कि वो ऐसे लोगों को जिनके संबंध में पुलिस अधिकारी को लगता है कि दे आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, वो इस मामले के तथ्यों से परिचित हैं,
तो पुलिस अधिकारी 160 की नोटिस देगा कि आप आइए और हमारे सामने रिकॉर्ड बयान कराइए। तो ये पावर मिल रहे हैं पुलिस अधिकारी को, वो किसी व्यक्ति को 160 की नोटिस दे और उस व्यक्ति की अब जिम्मेदारी हो गई कि वो पुलिस अधिकारी के पास आए और अपना बयान दे। अब फिर पुलिस अधिकारी को पावर मिलता है 161 में कि उस बयान को यदि लगता है पुलिस ऑफिसर को कि हमारे काम का है, तो उस बयान को वो रिड्यूस इन राइटिंग लेखबद्ध कर सकता है। देखिए विवेक है उसका, लिखे या ना लिखे, पुलिस अधिकारी का ये विवेक है 161 में। हम आगे सारे प्रावधान पढ़ेंगे, अभी आपको समरी करके बता दे रहे हैं कि 160 में पुलिस अधिकारी के पास ये पावर है कि वो नोटिस दे किसी भी व्यक्ति को कि आप आइए और हमारे सामने बयान दीजिए, हमें लगता है कि आप इस मामले के तथ्यों से परिचित हैं। दूसरा कि पुलिस अधिकारी को यह पावर मिलता है कि वो जो व्यक्ति आया है उसके बयान को यदि उसे ठीक लगता है, उसका डिस्कशन है पुलिस अधिकारी का, चाहे तो लेखबद्ध कर ले। फिर 164 पढ़ेंगे कि कन्फेशनल स्टेटमेंट यदि आता है तो उसको रिकॉर्ड करा सकता है। फिर आगे देखेंगे कि अरेस्टिंग का पावर दिया गया है 170 में कि पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है। तो अरेस्ट, सर्च और सीज के प्रावधान तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अरेस्ट का प्रावधान आपने पढ़ा, सर्च का पढ़ा और सीजर का पढ़ लिया। ये भी पुलिस अधिकारी के अन्वेषण का भाग है, तो इन प्रावधानों पर चर्चा हो चुकी है। फिर पुलिस अधिकारी क्या करेगा कि ओपिनियन बनाने की भी उसकी ड्यूटी है कि जो फैक्ट उसने कलेक्ट किए, चाहे सीज करके, सर्च करके या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके या कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के, ये सारी चीजें उसने इकट्ठा कर ली। उसके बाद 173 के तहत पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वो अब इनके आधार पर एक राय बनाए, एक निर्णय करे कि क्या मामले को अभियोजन चलाना जरूरी है या आरोपी के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला तो हम खात्मा खारिजी लगा दें। पुलिस अधिकारी को बहुत पावर है। आपने पढ़ा ही कि वो किसी के घर में जाके सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, किसी को कहीं से पकड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा पावर पुलिस अधिकारी को अन्वेषण वाले हिस्से में दिए हुए हैं। अन्वेषण में दूसरा एक और स्कोप दिया हुआ है, वो क्या है कि जज के और पुलिस अधिकारी के संबंध कैसे होंगे, उस बारे में भी चर्चा करेंगे कि जज के, जब पुलिस अधिकारी अन्वेषण कर रहा है तो जज के कितने पावर हैं, जज को कितने पावर हैं कि वो कैसे पुलिस अधिकारी के अन्वेषण को नियंत्रित कर सकता है या कहां तक कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन सारे प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, जब आगे आएंगे तो आपके एफआईआर से चालू करेंगे 154 से, और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है आपका सीआरपीसी का जो अन्वेषण वाला हिस्सा, वो बड़ा रोचक है। हाँ, पुलिस अधिकारी कहां कहां जो अपराध घटित हुए हैं उसके थाने के भीतर घटित हुआ है, क्या उसी अपराध की विवेचना कर सकता है कि वो दूसरे थाने में घटित अपराध की भी विवेचना कर सकता है। ये सारे प्रावधान आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तब मिलेंगे। क्वेश्चनरीज ले लें सचिन सर? हाँ सर ले लें।